परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। इसमें मैंने 20 प्रश्नों की ये श्रृंखला शुरू की है। रोज 20 प्रश्न डालता हूं मैं हर एक वीडियो में। और आप हमारे सारे वीडियो को अगर जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, प्लेलिस्ट में है अगर आप जाके देखेंगे तो। और जैसी ये लाइनें मैंने शुरू में बोली हैं, अंत में भी अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों से जुड़ी हुई कहानियाँ, उनसे उनके उसके संदर्भ में जितनी भी जानकारी हो सकती थी आपके लिए काम आएगी। और जो कंटेंट मैंने शुरुआत में मेंटेन किया है अंत तक वैसा ही है। अगर आप वीडियो के अंत तक रहते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और ये सीरीज का ये 7वां वीडियो है। पहला प्रश्न ये रहा। श्री JSPR को अप्रैल 2025 में किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये तीसरा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। किसी के क्षेत्र में दिया गया है। ऑप्शन है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सी खेल, डी साहित्य। इसका सही जवाब देना है आपको। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये इनकी पिक रही। और ये वही तीसरा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वहां पे पहली बार 141 साल बाद हमने कांस्य जीता था। और उसी में इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जर्मनी की तरफ से जो गोल किए जा रहे थे उन्होंने रोका। और अंत में भी रोका। जो आखिरी गोल होने वाला था उसमें रोक कर इन्होंने जर्मनी को हार दिलाई थी। और इसीलिए इन्हें वर्ल्ड बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी दिया गया है। पूरा नाम इनका प्रवीण रविंद्रन श्रीजेश। ये हॉकी के मशहूर गोलकीपर हैं। केरला के रहने वाले हैं ये। केरला के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बताई थी। टैपियोका नामक खाद्य पदार्थ खाया जाता है यहाँ पे। बल्लम फेरी नामक नावें चलती हैं। ईश्वर का अपना देश कहते हैं। साक्षरता दर में पहले नंबर पे आता है केरल। और पहली बार ट्रेन मेट्रो वो जल मेट्रो भी केरल में ही चली है। और इन्हें पहले भी पद्म श्री पुरस्कार से 2017 में सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। देखो अर्जुन पुरस्कार भी 2015 में मिला है। केरल सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार भी दिया है इन्हें। अगला प्रश्न है दूसरा। अप्रैल 2025 में IPL इतिहास का सबसे युवा शतक वीर कौन सा? ये लड़का तो बड़ा फेमस हो गया था। बताना है आपको। यासिर शाह, वैभव सूर्यवंशी, रिहान पराग, आयुष क्या है महात्रे। 14 साल 32 दिन में इन्होंने भैया बनाया शतक। बड़े फेमस हो गए। चलो इसका सही जवाब है वैभव सूर्यवंशी। देख लेते हैं इनके बारे में। 14 वर्ष और 32 दिनों की उम्र में सबसे कम उम्र में शतक जड़कर इतिहास रच दिया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ये जयपुर में है। 35 गेंदों में शतक पूरा किया। दूसरा सबसे तेज शतक इन्होंने बनाया। पहला सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम से है जो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज हैं। जानते होंगे आप इन्हें, क्रिस गेल को, बड़ा नाम है। 101 रन बनाए इन्होंने 38 गेंदों में। 11 छक्के और 7 चौके लगाए हैं। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने भी इनकी तारीफें की हैं, वैभव सूर्यवंशी की। बड़ा नाम है। 1 करोड़ में बिके थे IPL में ये। चलो अगला प्रश्न है आपसे। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये 2026 में एशियन गेम्स जो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे होते हैं, इससे पहले चीन में हुए थे। झांगाऊ पता नहीं कोई शहर था उसमें। ये बताना है एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन ए बीजिंग कतर, बी दोहा, बीजिंग चीन में, दोहा जो कतर की राजधानी है, और आईची और नगोया जापान, और चौथा ऑप्शन है सियोल दक्षिण कोरिया। बताना है भैया इन 4 शहरों में से किस शहर में होंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आईची नगोया जो जापान के शहर है। जापान, इसकी राजधानी टोक्यो, मुद्रा का नाम एन, संसद का नाम डाइट है। जापान जिसे पीला आतंक कहते हैं, जापान जिसे सूर्योदय का देश भी कहते हैं। जापान प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा छेड़खानी भी करता है और सबसे ज्यादा भूकंप भी जापान में ही आते हैं। और इस आईची नगोया जापान एशियन गेम्स 2026 में होंगे जो 20वें नंबर के हैं।
पहली बार एशियन गेम्स नई दिल्ली में हुए थे, याद रखना इस बात को। चलिए 2026 में प्रस्तावित है। अगला, इसमें इस खेलों में लगभग 45 देश भाग लेंगे और 40 से अधिक ज़्यादा खेलों का आयोजन होगा यहाँ पर। भारत ने पिछली बार बेहतरीन इसमें जो झांगहाऊ चीन का जो शहर था वहाँ पे हुआ था, तो बहुत सारे मेडल जीते थे। उम्मीद है कि इस बार भी बहुत सारे मेडल हम लोग जीत के लाएंगे। अगला प्रश्न है आपसे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना का विषय आता है? और ये 100% आप यकीन मान के चलिए, आने वाले एग्जामों में जितने भी पेपर होने वाले हैं वनडे एग्जाम में, जनगणना से प्रश्न बनना ही बनना है। कुछ भी बन सकता है, मैं हर वीडियो में मैंने कवर भी किया है पूरा का पूरा, तो आप देखिएगा, बताइएगा, पहले इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भैया, किस सूची में आता है? ये बात मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। 2027 से जनगणना शुरू हो जाएगी आपकी, जो डिजिटल जनगणना होगी। चलिए भैया, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 246। चलो देखते हैं। हाँ, सही जवाब है अनुच्छेद 246। जनगणना संघ सूची में आता है, केंद्रीय विषय में, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। और जनगणना भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और पहली बार नियमित जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होगी, इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी, जिसे सज्जन रिपन आप जानते होंगे। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया लॉर्ड रिपन को। इसी के समय शुरू हुई थी जनगणना पहली बार। चलो, और वो जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई है। महाजनसंख्या विभाजक और लघु जनसंख्या विभाजक दो जनगणना से प्रश्न बनते हैं, तो बताना है महाजनसंख्या विभाजक वर्ष और लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कमेंट्स करके। अगर आपने वीडियो देखा है जनगणना से आपको जानकारी है तो बताइएगा मुझे। अगला प्रश्न है आपका, भारत में आमतौर पर मानसून की पहली बारिश किस राज्य में होती है? 1 जून के आसपास मानसून आता है भारत में, तो पहली बारिश कहाँ करता है, बताना है आपको। कौन से राज्य में? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी केरला। और इसका ऑप्शन डी सही है, केरला। चलिए देखते हैं इसके बारे में। औपचारिक शुरुआत आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल से होती है। केरल से जितनी भी संबंधित बातें थी मैंने आपको बताई थी। केरल में, वो मोहिनीअट्टम, कथकली केरल के ही नृत्य हैं। कल इन पे पिछले वीडियो में बात की थी हम लोगों ने। और बात करें, मुंबई में 10 जून के आसपास बारिश शुरू हो जाती है, दिल्ली में 27 जून के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। उत्तर भारत, पंजाब, बिहार, यूपी में 1 से 5 जुलाई के बीच में। और भारत की लगभग 60% खेती वर्षा पे ही आधारित है, धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि ये सब। अगला प्रश्न है आपसे, करंट अफेयर्स का है भैया। ये बताना है, 5 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन नियुक्त हुए? इनमें से बताना है। न्यायमूर्ति राजीव खन्ना, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति S A बोबड़े। बताना है इसमें भैया, आपको सही जवाब देना है। ऑप्शन बी सही है इसका भाई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यही होगा इसका जवाब। हाँ, ये इनकी फोटो भी है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और दूसरे अनुसूचित जाति दलित वर्ग से आने वाले CJI हैं ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। अगला प्रश्न है आपसे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है? अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776 में, रूस की क्रांति 1700 1917 में, रूस की क्रांति। हाँ, नहीं नहीं, रूस की क्रांति है 1789 में। और औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड से हुई है। फ्रांसीसी क्रांति 1917। तो बताना है आपको भैया, इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का नारा किस क्रांति से? इसका ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांसीसी क्रांति। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ से भाई आपने गणतंत्र देखा होगा संविधान में, ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे शब्द भी रखे गए, और गणतंत्र भी हमने फ्रांस से ही लिया है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, माफी चाहूंगा गलत बता दिया मैंने। फ्रांस की क्रांति 1789 में, रूस की क्रांति 1917 में। ठीक है, हाँ ऐसे था।
चलो, राजशाही अंत का अत्याचार यहाँ पे था वो समाप्त किया गया। लुई सोलवा जो राजा था फ्रांस का, निरंकुश था, उसे हटाकर यहाँ पे राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपसे, फ्रांस की क्रांति, ये देखो मैंने फोटो भी लगाई है। भारत में आईआईटी संस्थानों की स्थापना किस वर्ष हुई? पहली बार आईआईटी कब लगे? 1947, 1950, 1951, 1956। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भारत में कब हुई? बताना है आपको। 1947, 1950, 1951, 1956। और इसका सही जवाब है 1951। उस समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं, बताना है आपको, उनका नाम था पहले भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। आईआईटी खड़गपुर, ये पश्चिम बंगाल में है, ये पहली बार इसी की स्थापना हुई थी भाई। यही होगा, देखो किसने की, हाँ, आईआईटी खड़गपुर में ये पहली बार स्थापना हुई। अगर बात करें भारत में एक ही नहीं बहुत सारे आईआईटी है। आईआईटी खड़गपुर के बाद आईआईटी बॉम्बे की स्थापना हुई 1958 में, आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में, आईआईटी कानपुर की भी स्थापना 1959 में, आईआईटी दिल्ली 1961 में और आईआईटी गुवाहाटी 1994 में। आईआईटी रुड़की ये बना तो सबसे पुराना समझ लो 1847 में, लेकिन इसे आईआईटी का दर्जा 2001 में मिला है। रुड़की के बारे में है। 2008 से लेकर 2021 तक और भी बहुत सारे आईआईटी भारत में खोले गए, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी पटना, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मंडी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी हैदराबाद, गांधीनगर, पलक्कम, तिरुपति, जम्मू, धारवाड़, भिलाई, गोवा। बहुत सारे प्रश्न आईआईटी। और आपने देखा होगा बहुत सारे विदेशों में जाके हमारे लोगों ने बड़ा नाम किया आईआईटियंस ने। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा, नरेंद्र पटानी, बड़े नाम हैं। गूगल के सीईओ रहे कोई तो, आईबीएम के सीईओ रहे। और आईआईटी में प्रवेश करने के लिए दो एग्जाम होते हैं, जेई मेंस और जेई एडवांस, बड़े कठिन एग्जाम है। मेरा भाई भी आईआईटियंस है। चलिए भाई, अगला है आपसे, दुनिया में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस देश ने दिया? प्रश्न है आपसे, दुनिया में पहले सबसे पहली बार किस देश की महिलाओं ने वोट डाला है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। और दुनिया का पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार दिया, और उसकी संसद में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं वर्तमान समय में। उस देश का पक्षी है कीवी, राष्ट्रीय पक्षी है। राजधानी बेलिंगटन है। देश का नाम है न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी सही है इसका, महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सर्वाधिक शुष्क सूखा मरुस्थल इनमें से कौन सा है? बताना है आपको। सबसे सूखा मरुस्थल, सहारा, गोबी, अटाकामा, थार। सहारा अफ्रीका में, गोबी मंगोलिया में, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, थार ये बताना है आपको, पता ही होगा। ये हमारा भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान में है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। और इसका सही जवाब है अटाकामा। अटाकामा है, ऑप्शन सी अटाकामा रेगिस्तान। ये इतना सूखा कि यहाँ कई जगहों पर वर्षों तक, अभी एक जगह यहाँ तो शायद 40 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है अटाकामा मरुस्थल में। ये पृथ्वी का सबसे शुष्क और निर्जल मरुस्थल माना जाता है। दक्षिण अमेरिका चिली देश में स्थित है ये अटाकामा। और यहाँ पे जो ठंडी धाराएं चलती हैं, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, जितने भी आप देख रहे हो ये। यहाँ पे जो धाराएं चलती हैं उनका नाम है हम्बोल्ट। वातावरण में नमी बहुत कम होती है जिससे वर्षा नहीं होती। एंटीपास्टिक क्षेत्र, ये एक रेन शैडो जोन में है। यहाँ एक एंडीज पर्वत वायुमंडलीय नमी को रोक लेते हैं, वो यहाँ पे नहीं होने देते, इसी वजह से वर्षा नहीं होती। यहाँ की सूखी पृथ्वी और कम आर्द्रता के कारण से पृथ्वी पर मंगल जैसा क्षेत्र माना जाता है। अगर हम लोग बात करें इसकी, 40 वर्षों तक एक भी बूंद वर्षा की नहीं हुई यहाँ पे। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां यहाँ अनुसंधान करती हैं। अब बात करें, पहले हम लोग सहारा की बात करें, दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा। और सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठंडा उपमा ठंडा मरुस्थल का नाम है गोबी, जो इसमें था अभी। ठीक है, और भारत का आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 73। सही जवाब देना है आपको।
और इसका सही जवाब है अनुच्छेद 243 खा। 73वें संविधान संशोधन। पहली बार आपने सुना होगा पंचायती राज व्यवस्था भारत में त्रिस्तरीय है 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। और जब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में, तो सबसे पहले जहां पे लागू हुई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संविधान संशोधन के बाद, ये संवैधानिक जब दर्जा दिया गया तब राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले राजस्थान का नागौर और 73 में 1993 के बाद 94 में लागू हुई है मध्य प्रदेश में। पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को मनाते हैं। त्रिस्तरीय है, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण है और कहीं कहीं तो यहाँ पे किन्हीं किन्हीं राज्यों ने 50-50% भी आरक्षण महिलाओं को दे रखा है। जो जीत के आते हैं उन्हें सरपंच या प्रधान कहते हैं। इनके जो मुख्य काम है ग्राम विकास योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना, नल जल योजना, सड़क बनाना, गांव में जो भी होती है, प्राथमिक शिक्षा से भी ध्यान देना होता है, प्राइमरी स्कूल में भी स्वच्छता आदि पे कार्य करना, वहाँ की आप साफ सफाई देखना, बजट और ग्राम निधि का प्रबंधन करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ये गांव वाले अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं भैया लोग तो देखो प्रधान के कितने काम होते हैं, सरपंच के। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जैसे मनरेगा, ग्राम स्तर पर न्याय पंचायत, न्याय व्यवस्था, न्याय पंचायत के रूप में चुनाव होता है 5 वर्ष के अंतराल पे, और 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, जबकि आमतौर पे काम ये होता है। और प्रधान क्या करते हैं, पंचायतें करते हैं और शादियां करवाते हैं, और इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, मेढ़े कटवाते हैं। ये मुख्य रूप से काम करते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं। और जबकि मुख्य काम ये होता है उनका, वो गांव में शादी करवाएंगे, कोई मर जाएगा वहां जाके बैठे रहेंगे, या कोई किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसका हैप्पी बर्थडे मनवाएंगे। यही सब काम करते हैं प्रधान के, जबकि काम देखो क्या दिए गए हैं। चलिए जो भी है, अगली बार जो भी प्रधानी का चुनाव लड़े तो काम देख लो भाई, यही करने भी हुए, बदलो देश को, अपने आप को भी। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद को सोने का पिंजरा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। बताना है आपको। इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी आप जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं। इन्होंने सोने का पिंजरा कहा है राज्यपाल को, ये बताया सत्ता नहीं है, केवल सम्मान मिलता है। ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्य में, जो राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल एवं उसकी शक्तियों का वर्णन है। राज्यपाल भी सजा को कम कर सकता है। किस अनुच्छेद में, ये आपको बताना है। चलिए राज्यपाल का नाम आएगा फिर बताते हैं। अगला प्रश्न है आपसे, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1903, 1905, 1907, 1911। इनमें से आपको बताना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भारत के इतिहास की। इसका सही जवाब है 1905, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। हाँ देख, लॉर्ड कर्जन के समय प्रभावी हुआ 1905 में, लॉर्ड कर्जन है। और इस बंगाल विभाजन के बाद भारत में एक आंदोलन चलाया गया इसके विरोध में, जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था राखी बंधन आंदोलन। और पहली बार महिलाओं ने जिस आंदोलन में हिस्सा लिया था उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन। इन अंग्रेजों ने ये कहा कि प्रशासन करने में दिक्कत होती है, इसलिए बंगाल को अलग कर दो। जबकि हकीकत ये थी कि जितनी भी स्वतंत्रता संबंधी मसालें जलती थी या क्रांतियां होती थी या जो भी इनका विरोध किया जाता था, वो सबसे ज्यादा बंगाल से ही किया जाता था। इसलिए इन लोगों ने कहा कि बंगाल को अलग कर दो। और इतना विरोध किया गया कि 1911 में ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। और भारत की राजधानी उस समय दिल्ली बनी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ही समय। अगला प्रश्न है आपसे, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलो और कभी नंबर आएगा। ब्रिटिश भारत में हस्तक्षेप की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल ने या वायसराय ने अपनाई? बताना है आपको। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। और इसका ऑप्शन सी सही है, सर जॉन शोर। इसकी एक व्यवस्था थी जिसे सर जॉन शोर की व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। बाद में स्थायी बंदोबस्त सुना होगा, फिर जमींदारी प्रथा, इसी की व्यवस्था से इसी के रूप बदलते चले गए। बात कर रहे थे हम लोग हस्तक्षेप की नीति से। सर जॉन शोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी और 1793 से 1798 तक भारत के गवर्नर जनरल। हस्तक्षेप की नीति का अर्थ है भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। फिर एक नीति लेकर आया लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि, जबरदस्ती
उसमें हस्तक्षेप की, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, उसने जबरदस्ती घुस के, मतलब इसे मतलब नहीं है, उसे हर चीज से मतलब है। सुना होगा बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति 1857 के विद्रोह में भी सबसे बड़ा प्रभाव तो इन्हीं का था। ये उसी से संबंधित है कि क्यों बनाई गई, इससे क्या फायदा हो सकता था हस्तक्षेप की नीति से। अगला प्रश्न है आपका, हजरत आला और सुल्तान की उपाधियां किसने धारण की? इनमें कोई राजा और रहा होगा, उसने ये उपाधियों को धारण किया होगा, बताना है आपको। बाबर, सिरसा सूरी, अकबर, इब्राहिम लोदी। और इसका सही जवाब है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम है फरीद, जन्म हुआ है 1886 के आसपास सासाराम बिहार में। सुना होगा, पिता हसन खां। ये लोधी अफगान वंश का शासक था ये। और शेरशाह सूरी, जब इसने एक शेर मार दिया तब इसका नाम हो गया शेरशाह सूरी। इस हजरत आला का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है सर्वोच्च, पूज्य, महान व्यक्ति। राज्य जब ये राजा बना तब इसने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। इसने, और आपने नाम सुना होगा हुमायूं का। हुमायूं जो बाबर का बेटा है। बाबर, बाबर का नाम था जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर, और हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसने हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा 1539 में, 1540 में, बिलग्राम में और चौसा में। दोनों युद्धों के बाद इसने यहाँ से हुमायूं को खदेड़ दिया। और फिर तभी 1542 में राणा छत्रसाल के दरबार में अकबर महान का जन्म हुआ हुमायूं की पत्नी से, हमीदा बानो बेगम। जब हुमायूं यहाँ से भाग गया, भगोड़ा हो गया था, उसी समय जब निर्वासित जीवन जी रहा था, तब अकबर का जन्म हुआ। यहाँ से इसी ने खदेड़ा था भारत से हुमायूं को। हुमायूं फिर दोबारा आया है 1555 में सरहिंद के युद्ध में। वो युद्ध जीता, फिर 1555 में गद्दी पे बैठा, फिर एक ही साल गद्दी पे बैठा, 56 में वो मर जाता है, सीढ़ियों से लड़खड़ा कर। सुना होगा। इतने अभी कभी प्रश्न बनेगा तब वहां से पूरा करूंगा, इसी के बारे में बात कर लेता हूँ। हुमायूं को हराया और हजरत आला एवं सुल्तान की उपाधि धारण की। शासनकाल 5 वर्ष, 1540 से 45, उक्का नामक यंत्र चलाते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। इसने ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो कलकत्ता से लाहौर तक जाती थी। अभी लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया, अब कलकत्ता से अमृतसर तक जाती है ये सड़क। इसने उसके आसपास सराय बनाई हैं, 1700 सरायों का निर्माण करवाया। घुड़सवार डाक प्रणाली की शुरुआत की इसने। इसने भूमि की माप और वर्गीकरण भी का निर्धारण दिया। पट्टे पर कबूलियत की शुरुआत की। पट्टे और कबूलियत इसी ने, पट्टा देखा होगा, अभी अभी तो नहीं, आज के 20-30 साल, 40 साल पहले प्रदान कर दिया करते थे। चांदी का रुपया एवं तांबे का टका चलवाया इसने। है कलिंजर का किला, ये आपके बांदा में पड़ता है कलिंजर, वहां पे एक उक्का नमक यंत्र चलाते हुए उसी में इसकी मृत्यु हो गई। 5 साल ही गद्दी पे रहा, लेकिन बड़ा काम करके गया ये आदमी। जिसके बाद में जितने भी मुगल बादशाह हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इसके शासनकाल से। चलिए, इनके पुत्र का नाम इस्लाम शाह है, और सासाराम बिहार में ही मकबरा भी है। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इसका सही जवाब है, इनके बचपन का नाम खुर्रम, समझ ही गए होंगे, शाहजहां। भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण का युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल समय को, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था। इनके बचपन का नाम है खुर्रम, ये जहांगीर के बेटे हैं। 1550 में बनना शुरू हुई ये मस्जिद, और 1556 में 6 साल में बनकर तैयार हो गई ये मस्जिद। जामा मस्जिद, जिसका मूल नाम है मस्जिद ए जहां नुमा। 5,000 कारीगरों ने 6 साल तक लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए, और उसके जो शिल्पकार थे उनका नाम था उस्ताद खलील। ये मस्जिद लाल बरुआ और सफेद संगमरमर से बनी हुई है। जामा मस्जिद में दिल्ली की मुख्य नमाज होती है यहाँ पे, लगभग 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर हम लोग शाहजहाँ की बात करें, ये वर्तमान में शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली भी कहते हैं इस जगह को वर्तमान में। ये देखो वही है, मस्जिद जुमा दुनिया को दर्शाने वाली। हाँ, 25,000 लोग एक साथ। ताजमहल इन्होंने, हाँ, ताजमहल बनवाया आगरा का अपनी पत्नी मुमताज की याद में, जो दुनिया का 7वां अजूबा भी है। लाल किला बनवाया दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में बनवाई, और शालीमार बाग। इसीलिए इन्हें निर्माण करता सम्राट या स्थापत्य कला का स्वर्णाग। और ये बैठे होंगे किसी जगह पे, देखो ये मयूर सिंहासन, इसे तख्ते ताउस कहा गया। बाद में नादिर शाह यूरान, वो रहने वाला, ईरान का रहने वाला, वो ले गया था यहाँ से, फिर जब नंबर आएगा तो बात करेंगे। इन्होंने ही बनवाया था ये मयूर सिंहासन। उनकी पिता का नाम जहांगीर एवं माता का नाम जगत गुसाई। अधिकारों, इसमें प्रश्न आधा कट गया,
ये था मौलिक अधिकारों की, ये जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, ऐसे प्रश्न था। वो आधा प्रश्न गायब हो गया, मैं आपकी मदद के लिए बता रहा हूँ। संपत्ति के अधिकार को किसके समय मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किसके समय मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को किसके समय मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? या किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? अब तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी, डी अटल बिहारी वाजपेयी। और जिस प्रधानमंत्री के समय ये उठाया हटाया गया अधिकार, उन प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया। और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हुए, इनका नाम है मोरारजी देसाई। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, देखो है मोरारजी देसाई। और संपत्ति का मूलतः 19 ए के एफ में था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था मौलिक अधिकार, इसे हटा दिया गया। अभी ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया। इसका अर्थ था कि हर नागरिक को अपनी संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने और सुरक्षित रखने का मौलिक अधिकार प्राप्त था। समस्या कब आती थी? जब सरकार भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण और गरीबों के पुनर्वितरण जैसे कार्य करना चाहती थी, तो उसे संपत्ति के मालिकों से संपत्ति लेने में कानूनी अड़चन आती थी। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, जब जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उसी समय संविधान संशोधन हुआ, नया अनुच्छेद 300 ए जोड़ा गया इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि सरकार अगर चाहेगी तो भाई आपकी जमीन ले लेगी, और आप उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा तो सकते हैं, चुनौती तो दे सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के तहत नहीं दे सकते हैं। ठीक है भैया। अगला प्रश्न है आपसे, उत्तर प्रदेश, बिहार और की नेपाल किन्हीं किस संयुक्त सिंचाई परियोजना में सम्मिलित हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को एक सिंचाई परियोजना है जिसमें ये तीनों सम्मिलित होते हैं। नाम बताना है आपको उसका। सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी परियोजना, गंडक परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। सही जवाब है गंडक परियोजना। ये गंगा की सहायक नदी है गंडक, उसी पे बना है ये। और इस परियोजना की शुरुआत भारत और नेपाल 1959 में एक समझौते के अंतर्गत शुरू की गई थी। और अगला प्रश्न है आपसे, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, बताना है आपको एनसीसी के बारे में। स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में। ये जो संस्था है एनसीसी की दूसरे नाम से थी आजादी से पहले भी, समझे। 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। एनसीसी थल सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इनके जो कैडेट्स होते हैं वो सेवाएं देने जाते हैं। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखते हैं क्या है। 1948, हाँ बिल्कुल सही। यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सेवा संगठन है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन में भी कार्यरत थे। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर, यूटीसी के नाम से कार्यरत थे ये लोग। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीजी एनसीसी का एक पद का जो जो पद है डीजी एनसीसी, ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का सैन्य अधिकारी को दिया जाता है। इसका जो उद्देश्य है एनसीसी का, राष्ट्रीय सेवा और चरित्र निर्माण के लिए देश के युवाओं को प्रेरित करना, छात्रों में नेतृत्व क्षमता, सामूहिक भावना एवं अनुशासन को विकसित करना, इच्छुक छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण के माध्यम से रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए तैयार करना। हर गणतंत्र दिवस की परेड में एनसीसी कैडेट्स भी भाग लेते हैं और कैडेट्स को बी और सी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। ये आपने वीडियो हमारा देखा यहाँ तक। कुछ लाइनें हैं आपके लिए, मजाक में है, चुटकुला समझ के सुन लीजिएगा। सपनों में जिसे बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है। सपनों में जिसे बसा रखा है, जिस बाबू से तुमने दिल लगा रखा है, वो बाबू नहीं सच में जादूगर है। वो बाबू नहीं सच में जादूगर है। तुम जैसे न जाने कितनों को उसने कबूतर बना रखा है। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।